चलिए, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑफलाइन वाले बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करेंगे भाई। ठीक है, तो 10 मिनट थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से पढ़ाई करनी है साल भर, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कैसे पढ़ाई होगी, है ना। थोड़ी सी 5 मिनट बात कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। अब नीट 2025 का पेपर का लेवल आपने देख ही लिया, है ना। शॉकिंग था, परेशान हुए, जो भी था एक्स वाई जेड। पर उससे अगर हम सीखेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है, जो 2025 का पेपर था उसी लेवल पे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पहली बात। अच्छा, फिजिक्स नहीं बदलेगी, बायो सवट लॉ पहले जो था वो भी अभी रहेगा, गॉस लॉ भी वही रहेगा। बस आपको क्या करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल की अप्रोच को और अच्छा करना पड़ेगा, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि कोई नोट्स में या कोई कॉन्सेप्ट में या कोई लॉ में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, नहीं। लॉज में कोई चेंज नहीं है किसी भी तरह का। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। माइंडसेट क्या था, 2020, 21, 22, 23, 24, ये ऐसे जब नीट के पेपर हुए तो धीरे धीरे बच्चों को लगने लग गया, अरे यार पेपर तो फॉर्मूला बेस आ रहा है। बिल्कुल, फिजिक्स का पेपर इतना आसान आ रहा था, 720, 720, 700, 720, पूरे में से पूरे नंबर आ रहे। तो आप लोगों का माइंडसेट हो गया। प्लस यहाँ जब देखें तो 640, 645 कट ऑफ गई थी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे थे लास्ट ईयर, उनके दिमाग में सेट था 640 से नंबर कम पे काम चलेगा ही नहीं। उनको एक ही चीज सिखाई साल भर, पूरा पेपर करो, पूरा पेपर करो। कारण क्योंकि उनको पता था यार 645 पर भी मेडिकल कॉलेज मिला ही नहीं। पर पेपर आया 2025 का बिल्कुल अजीबो गरीब, बच्चा पैनिक हो गया। आप सबने पेपर दिया, आपको पता है कि बायो होना चाहिए 40-45 मिनट में, 50 मिनट में, बायो में बच्चों को लग गया सवा घंटा, केमिस्ट्री में इतना समय लग गया। इतना ज्यादा समय खर्च होने के बाद बच्चा हो गया पैनिक। कारण हमने साल भर कैसी तैयारी करी, यार क्वेश्चन फटाफट फटाफट होने चाहिए, छोटा सवाल आता है, छोटा सवाल आता है। ये देखिए, आपकी भी गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है, 5 साल से ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, छोटा सवाल, सरल सवाल, फटाफट करो फटाफट करो। पर पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज था। फिर भी बच्चे कैसे निकले, कारण क्या है, जो बच्चों ने वहां पर पैनिक नहीं किया। पैनिक हो गए इतने अच्छे अच्छे बच्चे जिनके साल भर 690, 700, 705, 710, वो वहां 450 लेकर आए। कारण क्या है, पैनिक हो गए। अब हमें क्या सीखना है वो देखिए। अगर मैं इसी का एक दूसरा पहलू बताऊं, हम तो नीट की तैयारी कर रहे हैं, दूसरा पेपर आप सभी को पता है होता है आईआईटी जेई का। आपके छोटे भाई बहन, बड़े घर में कोई या हॉस्टल में, आप धीरे धीरे आप पता कर लोगे। हम तो बायो की तैयारी कर रहे हैं, एक मैथ्स की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो आईआईटी की एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। भाई इसका 25 साल का रिकॉर्ड या 50 साल का रिकॉर्ड पता है क्या है। हर बच्चे को पता है पेपर कॉपी में से नहीं आएगा। हम लोगों का माइंडसेट क्या है, नोट्स पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, 2 बार नोट्स पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, नोट्स याद कर लो। इस बच्चे का माइंडसेट पहले से तय है, ना टीचर की कॉपी में से आएगा, ना मेरे इंस्टीट्यूट के मटेरियल में से आएगा। वहां जो क्वेश्चन आएगा वो बिल्कुल नया आएगा, नया। आप बात कर लीजिएगा किसी से भी, सबको पता है। बच्चा 11वीं से पढ़ाई करता है, उसको पता है सर जो पढ़ा रहे हैं, सर कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, सवाल तो कुछ भी आ सकता है। हम लोगों का माइंडसेट क्या है, जो कॉपी में लिखा दिया इसी को 3-3 बार रटना है। माइंडसेट में अंतर है। सिलेबस इनका भी वही है, एनसीईआरटी सिलेबस सेम ही है। यहाँ इनका क्या माइंडसेट है, अपने तो गॉस लॉ सीखना है, गॉस लॉ के 50 सवाल करने हैं और दिमाग को धीरे धीरे बिल्ट करना है। वहां कोई भी सवाल आएगा बच्चा करता है, रैंक आती है, सिलेक्शन होता है, हर बार जाते हैं बच्चे। यहाँ का कट ऑफ पता करोगे, आज गूगल में जाके सर्च करना, कितना परसेंट, 35 से 40%। 35%, 40% वाले को आईआईटी कॉलेज मिल जाता है। इनको क्या पता है, हमें भैया पूरा पेपर के पीछे भागना नहीं है, हमें राउंड में पेपर करने हैं। राउंड 1 जो समझ में आ रहा है, राउंड 2 फिर वापस किया, कुछ नया कुछ ऐसा अजीब गरीब लग रहा है उसको छोड़ा भी जा सकता है। हमारा माइंडसेट क्या था, पूरा करना है, पूरा करना है। आप समझ रहे हैं, दोनों माइंडसेट में अंतर है। हमें धीरे धीरे इस तरफ बढ़ना है कि अगर पेपर टफ की तरफ अप्रोच हो रहा है, आपको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में करना है। आपको लग रहा है नहीं यार क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, भैया पहले राउंड में उसको क्या कर दो, छोड़ दो, पैनिक मत हो। इस साल जब कट ऑफ आ जाएगा लगभग 520, 530 के आसपास पता चल जाएगा अभी 1 महीने के बाद कि लास्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज कब मिला। इससे आपको आइडिया लगेगा 650 नंबर लाना जरूरी नहीं है। पेपर को सिस्टमेटिक हल करना है, पेपर में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर व्हाट अबाउट 2026, हाँ इससे भी कठिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 5 गुना कठिन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पर आप मुझे एक बात बताइएगा, सब बच्चों ने पेपर दिया, सबके नंबर आए, क्या होता होगा, एक एक्सेल शीट बनती होगी इस तरह से। इसमें सबसे ऊपर कौन, पहली रैंक वाला बच्चा, फिर बच्चे जमते होंगे। मान लो यहां लाइन खींची 55,000 रैंक पर, लेट सपोज यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज खत्म हो जाता है। छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन। आप मुझे बताओ
पेपर कितना भी टफ आए, क्या ये वाले बच्चे मेडिकल कॉलेज में जाएंगे या नहीं जाएंगे? आप ईमानदारी से बताना। पेपर कितना भी टफ आए, हो सकता है ये रैंक 686 में ना जाके 590 पे ही चली जाएगी। तो अभी क्या होता होगा, लिस्ट बनती होगी, टॉप बच्चों से चालू होती होगी, रैंक 1 2 3 4 5 6 50,000, यहाँ एक लाइन खिंच जाएगी, इसके ऊपर सब जाएंगे या नहीं जाएंगे? पेपर कितना भी टफ आए, मतलब क्या है, हमें तो अपने आप को इन नंबर में मेहनत करनी है। आप ये माइंडसेट हटा दीजिए ना, पेपर सरल आएगा कठिन आएगा, ऐसा ही और कठिन आ गया तो मेरा क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं। अगर पेपर कठिन है, सभी के लिए कठिन है। इस साल क्या मेडिकल कॉलेज भरेंगे या खाली रहेंगे? सब बच्चे जा रहे हैं ना भाई, इसका मतलब कठिन सरल कुछ नहीं है। अपन को तो टॉप इस लिस्ट में हमेशा बने रहना है, और इसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। माइंडसेट बदल दीजिए, यही कॉपी पढ़ूंगा 5 बार ना, कॉपी पढ़कर कॉन्सेप्ट सीखूंगा और ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, सवाल। सर आप क्या हमारे लिए बेनिफिट, क्या फायदा करोगे, साल भर हम आपके साथ रहेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये एक बहुत बड़ा टूल है, ये बहुत बड़ा टूल है, ये पता है क्या करेगा, हर पेपर में मैं आपके साथ एक्सपेरिमेंट, कभी पेपर टफ, कभी ज्यादा कैलकुलेटिव, कभी लेंदी, कभी बहुत आसान, कभी पेपर का लेवल बहुत ज्यादा अच्छा, हर पेपर आपको अलग अलग पैटर्न का मिलेगा, जिससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा। कई पेपर ऐसे आएंगे जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मुला बेस है, आपको लगेगा अच्छा हाँ यार इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। कई आएगा पेपर मॉडरेट, जिसमें कैलकुलेशन उलझने वाली है, आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा, नहीं यार जो कैलकुलेशन उलझ रही है इसको राउंड 1 में छोड़ो, इसमें कब करेंगे, राउंड 2 में करेंगे, राउंड 3 में करेंगे। ये आपको सिखाएगा, खूब प्रैक्टिस करेंगे और हर माइनर टेस्ट को एक अलग लेवल पे ले जाएंगे। जितना अच्छा पेपर देंगे उतनी तैयारी धीरे धीरे बढ़िया होती जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट पिछले 15 मिनट का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन सीधा सीधा है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने वाला बच्चा, मेहनत करने वाला बच्चा हर समय इस लिस्ट में बना रहेगा। कल को पेपर 2 गुना कठिन आता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन को तो कॉन्सेप्ट सीखने, न्यूमेरिकल करने और दिमाग से हटा देना है, ये कॉपी पढ़ लो इससे काम हो जाएगा, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ये बात ओके? चलिए अब आगे फिजिक्स को कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, अब फिजिक्स में 2 पार्ट हैं, क्लास 11th और क्लास 12th। इस साल का अगर आप वेटेज देखें, क्लास 11th और क्लास 12th भाई साहब एग्जैक्ट बराबर था, यहाँ 23 यहाँ 22 बराबर, 23 होंगे नहीं 46 हो जाएगा, तो 22-23 ही रहेगा। इसका मतलब 11वीं 50% और 12वीं भी 50। ये पैटर्न चला गया कोविड से पहले, कोविड के बाद से 12 60% आती थी, 11 40 आती थी। ये 2014 2015 2016 17 एग्जैक्ट बराबर। तो पहली सोच, कोई कम या कोई ज्यादा नहीं है, बराबर बराबर की लड़ाई अपन को लड़नी पड़ेगी। एक एक छोटी बात समझिए, ऐसा नहीं है हाँ 12th आपको ज्यादा अच्छी आती है क्योंकि आपने बोर्ड दिया है तो थोड़ा सा आपको 12th के टॉपिक ज्यादा अच्छे आते हैं, पर भैया 11th भी उतनी मेहनत करनी है जितना 12th। तो पहला वेटेज जितना 11वीं का है उतना ही 12वीं का है। अब 12वीं में सर क्या शुरू करोगे? 12वीं में अपन शुरू कर रहे हैं भाई, सबसे पहले जो सबसे कठिन टॉपिक है जिसमें हम परेशान होते हैं वो है ऑप्टिक्स। अब पढ़ना कैसे है? 2 कॉपी बनानी है, एक तो बनानी है क्लास नोट्स की कॉपी और एक बनानी है रफ कॉपी। भाई साहब सिलेक्शन छुपा हुआ है किसमें? रफ कॉपी में। क्लास नोट्स की कॉपी जो आप अभी लेकर आए हो इसी में सारे नोट्स लिखने हैं, छोटे बच्चे वाला काम नहीं करना, पहले यहाँ फेयर करेंगे रफ करेंगे घर जाके फेयर करेंगे ना, जो यहाँ लिख दिया वो आपकी इस कॉपी में होना चाहिए, बात खत्म। घर जाके फेयर वेयर कुछ नहीं है, जो आपने यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा व्हाइट बोर्ड पर वो आपको अपने क्लास नोट्स की कॉपी में लिखना है। मेन खेल है रफ कॉपी का, इसमें मॉड्यूल भी सॉल्व होंगे, इसमें डीपीपी भी सॉल्व होगी, इसमें माइनर टेस्ट भी सॉल्व होगा, इसमें क्लास नोट्स के रिवीजन करना होगा तो होगा, फॉर्मूले लिख लिख के याद करने तो होगा, सारा कुछ काटा कूटा किसमें होगा? रफ कॉपी में। आप यकीन मानिए रफ कॉपी आपकी बढ़ती रहेगी, आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। कुछ दिन सही है, सेटअप है। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे थम्स अप कर दें भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो एक बार थम्स अप कर दें, सब ओके है क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आवाज क्लियर? क्लियर है सेटअप सब कुछ? चलो बहुत बढ़िया, ठीक। सभी बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, बीच बीच में सबके नाम लूंगा, ठीक है? सुनाई दे रहा है साहब?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, गुड। ठीक है, आप यहीं बैठोगे? ठीक। तो फिर बात करें रफ कॉपी। भैया रफ कॉपी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानना, 12 मई को बैच चल रहा है, 19 इतने बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, सबको समझाया। अभी 2 दिन पहले रफ कॉपी मंगाई, 50 बच्चे आउट ऑफ 200, 50 बच्चे भी नहीं थे जिनकी रफ कॉपी मेंटेन थी। स्टार्टिंग में बोलना बहुत सही है, हाँ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 10 दिन 12 दिन, उनकी मैंने 1.5 महीने बाद मंगाई। सब बच्चों के स्टार्टिंग के 10 पेज तो भरे हुए थे, उसके बाद धीरे 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 कम होते गए। कुछ ही बच्चे ऐसे थे, केवल 40 से 50 बच्चे, जिनकी एक कॉपी लगभग लगभग भर गई ऑप्टिक्स से। तो आप ये सोचिएगा इस बात को, सारा खेल इसी का है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। हम स्नेल लॉ सिखा सकते हैं, ओम्स लॉ सिखा सकते हैं, ओम्स लॉ पे 5 क्वेश्चन करा सकते हैं, पर ओम्स लॉ पे 20 क्वेश्चन आपको घर पे करने हैं। अगर मैं यहाँ 20 क्वेश्चन कराने लग जाऊंगा तो कोर्स 3 साल में होगा, 8 महीने में नहीं होगा। सर ये क्या बोला आपने, 8 महीने? हम तो सोच रहे हैं 1 साल बचा हुआ है। आप गलत फहमी में, 1 साल है कहाँ, आओ गिन लेते हैं आपके सामने। जून के 8-10 दिन बचे हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। हाँ फरवरी, 28 फरवरी तक तो सिलेबस पूरा हो जाएगा। कितने महीने? 8 महीने हैं। मार्च अप्रैल चलेगा केवल और केवल रिवीजन, मेजर टेस्ट, सेमी मेजर टेस्ट, डाउट काउंटर, वन शॉट रिवीजन। मार्च अप्रैल को काउंट मत करो, अपना टारगेट क्या रखो, 28 फरवरी। 8 महीने हैं, सिलेबस कितने साल का है? 2 साल। तो टीचर थोड़ा तेज भागेगा बीच बीच में, तो आपको समझना चाहिए। अभी मैं बहुत आराम से पढ़ाऊं, 2 महीने 3 महीने आपको खुश कर दूं, और फिर क्या होगा, बाद में अगले 5 महीने बहुत तेज भागना पड़ेगा। इससे ज्यादा अच्छी समझदारी तो क्या है सर, पहले 5 दिन बाद ही थोड़ा थोड़ा पेस क्या कर दो, मेंटेन करो। समस्या सर 8 महीने में सिलेबस कैसे होगा, उसकी आप चिंता मत करो, पिछले 20 साल से हम लोग यही कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या साथ देना है, थोड़ा लिखने में स्पीड बढ़ानी है। जब हम लिख रहे हैं तब भी आपको लिखना है साथ साथ, छोटे बच्चों वाला नहीं, पहले मैं लिखूंगा फिर आप देखोगे, फिर आप लिखोगे फिर मैं आपको देखूंगा, फिर हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे। ऐसा करेंगे तो सिलेबस नहीं होगा। आपको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। जब लिख रहे हैं अपन भी लिखते चलो, जब समझा रहे हैं तो रुक जाओ, फिर लिख रहे हैं लिखना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा आज ही आप परफेक्ट बन जाओ, मैं ये नहीं कह रहा, 5 दिन लो, 10 दिन लो, 12 दिन लो, पर दिमाग में सोचो स्पीड मेंटेन करना जरूरी है। बहुत खुश रह के बहुत स्लो स्लो पढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। आपको हम 2 महीने बहुत खुश कर देंगे, आपको भी पता है बाद के 6 महीने में बहुत काटा कूटा होगा, जो कोई फायदे वाली बात नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिए, होमवर्क करिए, मॉड्यूल करिए, डीपीपी करिए, इसके अलावा भी समय बच जाए। आप कोई भी मटेरियल करिए, ऐसा नहीं है हमारे इंस्टीट्यूट का मटेरियल करना है ना, आपके पिछले साल के नोट्स हो, पिछले साल के कोचिंग के मॉड्यूल हो, करो सॉल्व, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा है। फिजिक्स में ये बाउंड्री नहीं है या केवल सर्वम का मटेरियल करना है ना भाई, पहले सर्वम का पूरा कर लो, समय बचता है आपके पास जो भी XYZ इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, पुराने नोट्स पढ़े, मॉड्यूल पढ़े, आप दबा के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बताएंगे डाउट। पर आप दिमाग में सेट कर लीजिए, कॉपी बार बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कम से कम फिजिक्स में तो क्या लगाने पड़ेंगे, सवाल। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या क्या आगे बढ़े क्या? चलिए, तो कितनी कॉपी मेंटेन करेंगे, एक क्लास नोट्स और एक सिलेक्शन। कौन? सीधा सीधा, बिना मेहनत बिना प्रैक्टिस बिना न्यूमेरिकल करे काम नहीं चलेगा। एक लास्ट बात और बताता हूं, ये फिगर, किसी भी चैप्टर को कठिन या सरल मत बोलिए, अपने दिमाग को केवल एक बात बोलिए, मुझे उस चैप्टर के कितने न्यूमेरिकल करने हैं, 100 करने के बाद सोचूंगा ये चैप्टर आसान है कठिन है, पढ़ना है या छोड़ना है। 100 से पहले दिमाग को कुछ नहीं बोलूंगा, चाहे रोटेशनल मोशन हो जाए, चाहे फ्लूइड हो जाए, चाहे मॉडर्न फिजिक्स हो जाए, दिमाग में सेट कर लीजिए। रफ कॉपी में, क्लास नोट्स में जब तक मेरे 100 न्यूमेरिकल नहीं हो जाएंगे तब तक मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। जिस चैप्टर के आपने 100 न्यूमेरिकल कर लिए, चाहे वो आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे रोटेशनल मोशन हो, 100 सवाल करने के बाद वो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन हो जाती है, आप उससे भागोगे नहीं। आप पता है क्या करोगे, फ्लूइड 2 दिन फ्लूइड पढ़ेंगे, 10-15 क्वेश्चन करेंगे, आप कहोगे मुझसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, आप चैप्टर से भाग जाओगे। ये नहीं करना, ये दिमाग में बैठा लो अंदर तक, कोई भी चैप्टर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे 11वीं का हो, चाहे 12वीं का हो, जब तक मैं अपने हाथ से रफ कॉपी में, क्लास नोट्स की कॉपी में, प्रैक्टिस में 100 क्वेश्चन नहीं करूंगा, तब तक उस चैप्टर का जजमेंट नहीं करूंगा। एक बार 100 हो जाने दो, काटा पीटी रिवीजन बार बार, एक बार 100 होने जरूरी है। जैसे 100 सवाल का बैरियर क्रॉस होता है ना,
अपन को चीजें समझ में आने लग जाती हैं। हम क्या करते हैं, जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, 2-3 दिन में चैप्टर कठिन है यार, समझ नहीं आ रहा, 2 दिन में चैप्टर कठिन है, समझ नहीं आ रहा। जबकि आपको करना क्या है, केवल एक रूल फॉलो करना है, चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम हो, चाहे रोटेशनल हो, चाहे फ्लूइड हो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो। सर एक बार 10 दिन में मेरे कितने न्यूमेरिकल हो जाएं, 100। उसके बाद मैं बात करूंगा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। बताइए क्या ये बात ओके है क्या? इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। 12th में सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ऑप्टिक्स। हर साल इससे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट 2025 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑप्टिक्स के 2 पार्ट हैं, पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। पहला है रे ऑप्टिक्स, दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। पहला रे, दूसरा वेव। चैप्टर बड़ा है, लगभग 27-28 लेक्चर लग जाते हैं पढ़ने में, और 12th का सबसे बड़ा टॉपिक है, इसलिए जानबूझकर पहले लिया है, क्योंकि इसमें डर भी होता है, समझ में भी कम आता है, इसलिए पहले लिया। अब रे ऑप्टिक्स में शुरू करेंगे। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। चलिए करें, शुरू करें। चलो जल्दी से बराबर आ जाओ फटाफट। जो आज रफ कॉपी लाए हैं, कल से नए नोट्स, नए फेयर कॉपी लाएं, इसी में लिखें जो करना है। घर जाके कुछ नहीं, घर जाके केवल क्या करने हैं, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस। इन्हीं नोट्स को वापस फेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखें रिफ्रैक्शन, हैंग डालिएगा, डेफिनेशन लिखिए। when light travels from, ऑनलाइन वाले बच्चे भी नोट्स जरूर बनाएं, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा भैया। जैसा जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल ऑफलाइन वाला फील है, जैसा इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वैसे ही ऑनलाइन वाले बच्चों को नोट्स बनाने हैं, सब कुछ काम वैसे ही करना है। When light travels from one medium to another medium, its speed changes. This phenomena is called refraction. क्या मतलब है, आराम से बनाते हैं। आज पूरा 10th क्लास वाला चलेगा, जो जो पढ़ा है सब 10th क्लास का है, पर फिर भी बढ़िया सीखना जरूरी है। ये खींची बाउंड्री। सर बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री क्या होता है? जो 2 मीडियम को क्या करता है, सेपरेट। ऊपर एयर, नीचे वाटर, ऊपर एयर, नीचे ऑयल, ऊपर ग्लास, नीचे कोई और मीडियम। बाउंड्री क्या करता है, 2 मीडियम को सेपरेट करता है। जैसे ये देखिए, ये बाउंड्री है। बाहर कौन है, एयर, अंदर कौन है, पानी। ये बाउंड्री है। तो बाउंड्री का मतलब जो 2 मीडियम को क्या करता है, सेपरेट करता है। ऊपर मान लो एयर है, नीचे कोई दूसरा मीडियम है, तो बाउंड्री है। ये क्या खींचा, ये होता है नॉर्मल। सब छोटी छोटी बातें हैं पर आना चाहिए। इसे क्या कहते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा कितने डिग्री पे होता है, 90। ये लाइट आई भाई साहब, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट लाइट। ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस।
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपने पाथ से क्या हो गई, बेंड हो गई, टूवर्ड्स नॉर्मल भी आ सकती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल भी जा सकती है। अभी बताऊंगा कब क्या होता है। और जब वो दूसरे मीडियम में चली गई बच्चों, इसका नाम क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड लाइट। क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड लाइट। ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऊपर मीडियम 1, नीचे मीडियम 2। डायग्राम बनाइए, एरो जरूर बनाइएगा, बिना एरो काम नहीं होगा। बनाते समय थोड़ा मन में बोलिए, बाउंड्री जो दो मीडियम को सेपरेट करती है, नॉर्मल, बाउंड्री और नॉर्मल हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बाउंड्री और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। आई को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सही बात। दूसरी खास बात, एंगल हमेशा कहां से नापे जाते हैं, नॉर्मल से। छोटी सी बात है, देखिए ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट लाइट, एंगल ये भी बन रहा है, नहीं, एंगल हमेशा कहां से, नॉर्मल से। ये भी नोट लगा के लिखें, सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होंगे, सारे एंगल हमेशा नॉर्मल से मेजर होंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। इसी इवेंट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। कोई रटना नहीं है, पर अपन को बेसिक आना चाहिए। कोई हमसे पूछ ले चलते फिरते, यार रिफ्रैक्शन क्या होता है, आपके पास सटीक शब्द होना चाहिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। लाइट के इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं। अब हमने बोला स्पीड बदल जाती है, अब स्पीड कितनी बदल जाएगी भाई, स्पीड आधी हो गई, 1/3 हो गई, 2/3 हो गई, इसको कौन नापेगा। इसको नापने के लिए एक नई टर्म बनाई जिसे कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे नापने के लिए एक नई टर्म बनाई जिसे क्या कहा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होता है, आप इस बात को समझिएगा। जैसे एक टर्म है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बताता है, आप अखबार में पढ़ते हैं कश्मीर का टेम्परेचर -5 डिग्री हुआ, आपको यहीं बैठे बैठे पता चल जाता है, अरे यार बहुत ठंड हो रही होगी, बर्फ गिर रही होगी, भयंकर ठंड है। जैसलमेर में टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचा तो आपको पता, अरे यार 50 डिग्री मतलब जबरदस्त गर्मी, लू, गर्म हवाएं चल रही हैं। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है जो ये बताता है डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, हॉटनेस की डिग्री ज्यादा है,
कम टेम्परेचर मतलब कोल्डनेस, ये हमारे दिमाग में सेट है। मैं आपसे पूछूं यार कल पापा कितना गुस्सा थे, आपको भी कितना गुस्सा थे ये क्या होता है, गुस्सा थे, फिर भी मैं आपसे पूछूं नहीं यार बताना कितना गुस्सा थे, तो आप कहोगे सर 1 मिनट रुको, फिर सर कल जब पिटाई करी तो सर 12-13 थप्पड़ आए, जूते घूसे लात सब चली, जबकि 10 दिन पहले जब गुस्सा थे ना एक चांटे में फ्री कर दिया। तो फिर आपको समझ में अच्छा यार कल गुस्सा ज्यादा थे क्योंकि चांटों की संख्या ज्यादा थी। इसका मतलब आपने क्या दिमाग में बैठाया, गुस्सा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चांटों की संख्या, ज्यादा ज्यादा चांटे मतलब गुस्से की इंटेंसिटी ज्यादा। 10 दिन पहले जब गुस्सा थे एक चांटे में फ्री कर दिया, टक जा, उस दिन गुस्सा उनका कम था। इसका मतलब गुस्से को मेजरमेंट का तरीका क्या है, चांटों की संख्या। उसी तरह आप ये बोल रहे हो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और उसकी स्पीड बदल गई, अरे कितनी बदली, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर कितनी बदल गई, इसको कौन बताएगा, इसको बताएगा कौन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका फॉर्मूला वही जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू बराबर सी बाई वी। लिखना शुरू करिए। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो आपको फॉर्मूला तो याद है ही, कोई आपसे पूछे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फील बता दे यार, तो आपको पता होना चाहिए यार जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है, और ये जो स्पीड बदलती है इसको मेजर कौन करेगा, आंसर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका फॉर्मूला है म्यू बराबर सी बाई वी। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करें। सी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, सी की वैल्यू याद हो तो मजा आ जाए, 3 × 10⁸, और याद हो लाइट की स्पीड वैक्यूम में मैक्सिमम होती है। भाई साहब याद होना चाहिए, वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, वाटर में जाए, ग्लास में जाए, ऑयल में जाए, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। सबसे ज्यादा कहां होती है, वैक्यूम में। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या यहां तक बात ओके है क्या? बढ़ू आगे, ठीक है। एक छोटा सा सवाल वो देखिए, मैंने बोला ग्लास का म्यू होता है 3/2, और आपसे पूछा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताइए। बिल्कुल छोटा सा सवाल बच्चों वाला, ग्लास का म्यू दे रखा है और आपको कहा स्पीड ऑफ लाइट बताइए। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, बोलिए म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू की जगह 3/2, सी याद होना चाहिए 3 × 10⁸, 3 से 3
कैंसिल, 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो v 2 इंटू 10 की पावर 8। बिल्कुल छोटा सवाल, अभी काम आएगा ये। तो किसी भी मीडियम में अगर आपको स्पीड निकालनी है, सीधा क्या यूज कर लें, म्यू बराबर सी बाई वी। सीधा यूज कर लें म्यू बराबर सी बाई वी। बताइए क्या ये बात ओके है? फिर कुछ स्टैंडर्ड म्यू है जो आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। वैक्यूम का 1 होता है, ग्लास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है। ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, रेरर डेंसर, ये क्या होता है? इसी में लिखेंगे रेरर डेंसर। अब 10th क्लास में पढ़ा है, आज पूरी 10th क्लास ही चल रही है, पढ़ते हैं डेंसर है, रेरर है। ये डेंसर रेरर क्या होता है? बहुत सरल परिभाषा है, जिसका म्यू ज्यादा होगा वो कौन होगा? डेंसर मीडियम। सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको बोलता हूं एयर वाटर, इसमें बताइए डेंसर कौन है? आराम से देखना, एयर, एयर बोले तो वैक्यूम कितना होता है एयर का? लगभग एक वैक्यूम के बराबर। वाटर का 4/3। बताइए ज्यादा किसका है? ज्यादा किसका है? वाटर का। इसका मतलब आशीष सर वाटर कौन है? डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। ये क्यों लिखना जरूरी है? आप अभी दूसरा एग्जांपल देखोगे तो मजा आ जाएगा। अब मैं बोलता हूं वाटर ग्लास का कंपेयर करो, तो वाटर का होता है 4/3, पर भाई लोगों ग्लास का कितना होता है? 3/2। अब बताओ किसका ज्यादा? तो अब ग्लास क्या हो गया और वाटर, इसका मतलब वाटर इज रेरर विथ रेस्पेक्ट टू। इससे क्या बात समझ में आई? इससे बात समझ में आई, केवल ये बोलना वाटर डेंसर है, वाटर डेंसर है, गलत। वाटर डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, और यही वाटर रेरर बन गया विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। ये हो गया रेरर और ये क्या है? डेंसर। तो सरल परिभाषा क्या है? जिसका म्यू ज्यादा उसे हम क्या बोलेंगे? डेंसर। तो याद रखिए, जिसका म्यू ज्यादा होगा वो डेंसर है, बट हमेशा विथ रेस्पेक्ट। केवल ये बोलना कि वाटर डेंसर है, वाटर डेंसर है, तो मजा नहीं आएगा, तो मजा नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? आपको ये बोलना पड़ेगा वाटर डेंसर है विथ रेस्पेक्ट टू एयर, यही वाटर रेरर है विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। अच्छा, दो अलग अलग शब्द होते हैं। इस डेंसर रेरर को ही बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। ये एक एनसीईआरटी का सवाल है जो अभी जेईई मेन 2025 में पूछा गया। ऑप्टिकल डेंसिटी, और एक टर्म होती है मास डेंसिटी। इंटरेस्टिंग बात यह है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन
ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। पहले आप लिख लीजिए, फिर सारा समझाता हूं। इस पे अभी 2025 में क्वेश्चन आया है। हाँ जी, एक बार ऑनलाइन बता दो भाई, बोर्ड विजिबल है क्या? बोर्ड विजिबल है क्या? बिल्कुल ठीक है, एक बार थम्स अप करके बता दो, चैट बॉक्स में टाइप करके बता दो एवरीथिंग इज ओके। जल्दी से बता दें, थम्स अप दिख रहे हैं सभी बच्चों के? बिल्कुल ठीक है। नोट्स बनाने जरूरी हैं। ठीक है। अब ये मास डेंसिटी क्या होता है? एक आप बचपन से पढ़ रहे हो, लोहे की डेंसिटी, कॉपर की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। किसी को वाटर की डेंसिटी याद है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये जो सब आप पढ़ते हो बचपन से साइंस में, वो क्या है? मास डेंसिटी। हम जो बोल रहे हैं ये मीडियम डेंसर है, ये मीडियम रेयर है, ये कौन सी डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी। और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा बोलना बेकार है, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा उसकी मास डेंसिटी ज्यादा, या जिसकी मास डेंसिटी कम उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा। ऐसा कोई रिलेशन फिजिक्स में नहीं है। दोनों टर्म बिल्कुल अलग है। सर कौन सी दो टर्म? एक बार वापस समझाओ, वापस सुनो। एक होता डेंसिटी, सिंपल डेंसिटी, जो साइंस में पढ़ते हैं अपन 6, 7, 8, 9, 10 में। कॉपर की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी। इसे पूरा नाम क्या है इसका बोलिए? मास डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला भी याद होगा, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। ये बिल्कुल अलग टर्म है। जबकि हम जो पढ़ेंगे डेंसर, रेयर, डेंसर, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। कोशिश करें बोलने की, ऑप्टिकल डेंसिटी। और इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये इस साल अभी पूछा गया 2025 में, स्टेटमेंट वाला सवाल। आंसर था इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता। हम जो पढ़ेंगे डेंसिटी वो कौन सी है बताइए? ऑप्टिकल डेंसिटी। पूरा नाम बोलिए, ऑप्टिकल डेंसिटी। और 6, 7, 8, 9, 10 में क्या पढ़ते थे? मास डेंसिटी। चाहे तो इसका फॉर्मूला लिख लें, मास डेंसिटी का लिख लें, ताकि पता चले। मास डेंसिटी वही जो हम 9, 10 में पढ़ते थे, मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। ये मास डेंसिटी होती है। जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इसी में आगे बढ़ते हैं। इसी में अगला लिखिएगा पॉइंट, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसका मतलब होता है जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा वो हमेशा नीचे आएगा। बताओ किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम। इसका मतलब मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, 1 का कहां? ऊपर। सर थोड़ा कम समझ में आया। जैसे मैंने आपसे पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बताइए विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, बताइए क्या होगा?
जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे वो हमेशा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे वो हमेशा, बता जल्दी से किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हैं? तो वाटर का कहां आएगा? ग्लास का। बात खत्म। एक और मौका दीजिए, लिखना शुरू करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। सोच के बताइए अब क्या होगा? जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो हमेशा, मुंह खोलें, जिसके रेस्पेक्ट में होगा वो हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास कहां, ऑयल कहां? ऊपर। लिख लें, ये सब काम आएंगे। ये सब काम आएगा। बढ़ू तो 15 मिनट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वापस रिवाइज करते हैं, 2 मिनट लगेंगे। पहले आप नोट डाउन कर लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। फॉर्मूला से मतलब नहीं है। आप तो कोई छोटा भाई आपसे पूछ ले कि भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला नहीं बताना है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। उसकी स्पीड कितनी बदली? 1/3 हो गई, 2/3 हो गई, आधी रह गई, 20% रह गई। ये कौन बताता है? ये बताता है कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी आपको फील आनी चाहिए। फॉर्मूला वगैरह सब ठीक है, पर आपको बेसिक आना चाहिए। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड कितनी बदली? 1/3 हो गई, हाफ हो गई। इसको मेजर कौन करेगा? इसको मेजर करेगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बराबर सी बाई वी। क्या बात ओके है क्या? फिर रेयर और डेंसिक आना चाहिए। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। स्पीड कितनी बदली? 1/3 हो गई, हाफ हो गई। इसको मेजर कौन करेगा? इसको मेजर करेगा कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर सी बाई वी। म्यू बराबर सी बाई वी। क्या बात ओके है क्या? फिर रेयर और डेंसर। डेंसर कौन? जिसका म्यू ज्यादा, एकदम सरल। डेंसर कौन? जिसका म्यू ज्यादा। रेयर कौन? जिसका म्यू कम। क्या कोई टेंशन वाली बात है क्या? उसके बाद हमने पढ़ा ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन। सर मास डेंसिटी क्या होता है? जो बचपन से पढ़ रहे हैं, डेंसिटी बराबर मास अपॉन कॉपर की डेंसिटी, लोहे की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी, ये सब क्या है? मास डेंसिटी। हम जो डेंसिटी पढ़ रहे हैं, डेंसर रेयर, डेंसर रेयर, इसका पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। क्या ये बात ओके है क्या? आगे बढ़ें क्या? और जिसके रिलेटिव या जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा कहां आएगा? विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 कहां आएगा? नीचे। विथ रेस्पेक्ट टू वाटर कहां आएगा? नीचे। क्या ये बात ओके है? आगे बढ़ें। चलिए साहब, इसके बाद आता है अब अपना, अच्छा इसी में एक पॉइंट और, डेंसर मीडियम, इसका मतलब होता है म्यू ज्यादा। व्हाट अबाउट स्पीड? स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी? मेरी लाइट जा रही है
ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर। स्पीड पे कमेंट करिए, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? कैसे? सुने ध्यान से, पहले आप लिख लें, अगला स्टार लगा के लिख लें। अब लाइट कहां से कहां जा रही है बताइए? रेरर से, रेरर तो भूलो धीमे, डेंसर बोलो तेज। रेरर टू डेंसर। अच्छा, डेंसर में गई, डेंसर, डेंसर का मतलब म्यू। और सोचिए अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड को कम होना। वापस कहां थी? रेरर गई किसमें? तो रेरर तो धीमे बोलिए, डेंसर तेज बोलना। रेरर से डेंसर किसमें गई? डेंसर, डेंसर का मतलब म्यू। और अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड को इनवर्स। इसे क्या बोलते हैं? एक क्वांटिटी ऊपर एक क्वांटिटी नीचे, इसे बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स में अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा। तो बताइए, जब जब आप रेरर से डेंसर जाओगे देन स्पीड ऑलवेज डिक्रीजेस। बताइए, तो एक छोटा सा सवाल है, जब लाइट रेरर से डेंसर जाती है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, स्पीड डिक्रीज हो जाती है। क्या ये बात ओके है? आगे बढ़े, चलिए। तो साहब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की काफी सारी जानकारी हो गई। मैंने आज आपको कहा है 10th क्लास ही चल रही है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता। 10th क्लास, आगे पढ़ें। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, आगे पढ़िए। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लिखिए पहला। ये 10वीं क्लास से पढ़ रहे हैं, सभी को रटा हुआ है और कोई इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, फिर भी आना चाहिए। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। आप देख सकते हैं इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल सभी बोर्ड के प्लेन में है। कोई ऐसा नहीं है कोई बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, सब एक ही प्लेन में है। इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल भी, सबके सब आपकी कॉपी के प्लेन में ही हैं। दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कोई ज्यादा काम आता नहीं है। अगला लिखिए जो सबसे काम का है, स्नेल लॉ। जो सबसे ज्यादा काम का है, स्नेल लॉ।
डायग्राम बना लीजिए, बार बार देखिए, डायग्राम 10 बार बन जाएगा, याद हो जाएगा। सबसे पहले बताओ ये कौन, बाउंड्री को मन में बोला करो, बाउंड्री कौन होती है, जो दो मीडियम को सेपरेट करती है। ये कौन है, ये कौन है, नॉर्मल। ये कौन, इंसिडेंट लाइट। धीरे धीरे दोस्ती करो। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्टेड लाइट, ये कौन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऊपर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, नीचे का μ2। डायग्राम अच्छा बनाएं, तीर का निशान बनाएं, एक एक टर्म को बोलें, तभी दोस्ती होगी। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, बाउंड्री, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक एक टर्म को बोलेंगे तभी काम चलेगा। अब स्नेल लॉ, जो आपको याद है वो भूल जाइए, जो मैं सिखा रहा हूं वो देखिए। कैसे, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। इस स्टाइल में याद करिए, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। इस स्टाइल में आपको याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलोगे। फिर साइन आ रहा है, साइन की कुछ वैल्यूज हमेशा याद होनी चाहिए। मुख जबानी, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 37 3/5, साइन 45 1/√2, साइन 53 4/5, साइन 60 √3/2, साइन 90। इसके बिना काम नहीं चलेगा भाई, एकदम शानदार याद होनी चाहिए, क्योंकि बार बार साइन आएगा, बार बार साइन आएगा, बार बार आएगा, तो इसको एकदम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। एंगल हमेशा कहां से नापे जाएंगे, नॉर्मल से। अब क्या होता है, आप एक ही डायग्राम बनाओगे ना तो आप इसको याद कर लेते हो, याद नहीं करना है। मैं 2-3 अलग अलग डायग्राम बना के आपको समझाता हूं। ये मेरी बाउंड्री, ये नॉर्मल, ये लाइट आई, ये ऐसे गई। जानबूझ के मैंने एंगल बदले ताकि आप रटो नहीं, म्यू म्यू नॉट। जरूरी नहीं है बाउंड्री ऐसी हो, बाउंड्री ऐसी भी हो सकती है। हम क्या करते हैं, जितने डायग्राम हमने 10th 12th में बनाए, बाउंड्री ऐसे होती है। ऐसे बाउंड्री का मतलब क्या है, ऊपर एयर नीचे पानी। क्या बाउंड्री ऐसे नहीं हो सकती? ये देखिए, ये बाउंड्री वर्टिकल है, इधर एयर है और इधर पानी है। अब बाउंड्री कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल, ऊपर एयर नीचे पानी। तो थोड़ा सा दिमाग को समझाइए, जरूरी नहीं है हर बार ऐसा ही डायग्राम हो, बाउंड्री ऐसे भी हो सकती है। अब बताओ नॉर्मल कैसा होगा, अब बताओ नॉर्मल कैसा होगा। नॉर्मल हमेशा बाउंड्री के परपेंडिकुलर, नॉर्मल ऐसा होगा। छोटी छोटी बातों को सीखिए तभी डर हटेगा। बाउंड्री एक्स में है तो नॉर्मल वाई में है, बाउंड्री आशीष सर वाई में है तो नॉर्मल एक्स में होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये लाइट आई, ये लाइट गई, ये एंगल अल्फा, ये एंगल फाई, ये म्यू और ये म्यू डैश। मैंने जानबूझ के नाम बदले टेढ़े मेढ़े। ये तो क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप ये याद कर लेते हो, μ1 sin i बराबर μ2 sin r। मत याद करो, मैं जो बोल रहा हूं वो याद करो। ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, साइड का म्यू, साइड का एंगल, दूसरी तरफ का म्यू, दूसरी तरफ का एंगल। ऐसे याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहां लगाओ, कोशिश करो, बोलो, चिल्लाओ। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल क्या आएगा, म्यू
साइन अल्फा, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। देखिए यहां बोलिए, चिल्लाइए, इधर का म्यू, इधर का एंगल, उधर का म्यू, उधर का एंगल हमेशा किसके साथ? नॉर्मल के साथ। देख ले, नॉर्मल के साथ है। एंगल देख किसके साथ है? नॉर्मल के साथ। इस लाइट का नाम बोलो रिफ्रैक्टेड, इसका नाम बोलो इंसिडेंट। थोड़ा दोस्ती करो, बोलोगे, मुंह खोलोगे तो समझ में आएगी बात। बाउंड्री, एंगल, स्नेल लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सारी बातें बोलनी आनी चाहिए। तीर का निशान जरूर बनाएं, बिना तीर के निशान बनाए काम नहीं चलेगा। तीर का निशान जरूर बनाएं। बताइए। तो इसी तरह से याद करें, रटने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसी अंदाज में, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। एरो जरूर बनाइए, बिना एरो बेकार है। बोलिए, आगे बढ़ें क्या? एक क्वेश्चन करके देखें। चलो लिखें। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया और हर तरह के स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा। थोड़ी सी इसमें मैथ्स लगानी पड़ती है, इसलिए सवाल खास है। क्वेश्चन लिख लें, फिर अटेम्प्ट करते हैं धीरे धीरे। अब मैं सिखाता हूं, थोड़ा समझिए। अभी 10-12 क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से। लाइट कहां से कहां जा रही है बताइए? डेंसर से वैक्यूम, तो ऊपर लिखा डेंसर, नीचे लिखा वैक्यूम। लाइट आई डेंसर से, कहां गई? वैक्यूम। सर ऐसे कैसे मोड़ दी दूर?
वैसे तो 10th क्लास में पढ़ा है, अभी सिखाऊंगा। डेंसर से जब रेरर जाते हैं तो टूवर्ड्स नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाते हैं। क्यों होता है अभी सिखाऊंगा, पर ठीक है, डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट लाइट, ये कौन सी लाइट, रिफ्रैक्टेड, ये एंगल आई, ये एंगल आर। अब दे क्या रखा है, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब आर, इज इसका मतलब इक्वल, ट्वाइस टू किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या ये कंडीशन लिख सकते हैं, अच्छे से देखो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दुगना, किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ इंसिडेंस के। हो गया। अब लगाइए स्नेल लॉ, ऊपर म्यू नीचे 1, चिल्लाइएगा, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। आर बराबर क्या पुट कर दें, 2i पुट करो, बोलो क्या हो जाएगा, 2i, आर की जगह 2i, तो म्यू साइन आई, साइन 2i बोलो, साइन 2i, 2 साइन आई। अब ये याद होना चाहिए, कई बच्चों को याद नहीं है, याद होना चाहिए, साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई। ये फॉर्मूला ही इस सवाल को इंपॉर्टेंट बनाता है। ये आपको नहीं याद है, आप फंस गए। ये फॉर्मूला साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई, नोट करिए इतना, ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट बनाता है। अब इस फॉर्मूले को 2-3 बार लिख के समझ लेंगे। साइन 2i, 2 साइन आई कॉस आई, बढ़ू। अब थोड़ी सी मैथ्स है, थोड़ी घबराइएगा मत, एक एक स्टेप बताता हूं ध्यान से। साइन आई से साइन आई कैंसिल, तो म्यू बराबर हो गया 2 कॉस आई, घबराइए मत, 2 को कहां भेजिए, नीचे, तो म्यू बाय 2 बराबर कॉस आई। अभी भी आंसर नहीं आया, आई चाहिए, कॉस को उधर भेजिए, जब कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। सोच समझ के मैथमेटिक्स करिए, थोड़ी सी अटपटी लगेगी, धीरे धीरे सीख जाओगे। कौन सा स्टेप नहीं आया वो बताइए। साइन 2i का फॉर्मूला, 2 साइन आई कॉस आई, साइन आई से साइन आई कैंसिल, 2 कहां गया, नीचे, ये कॉस आई आया बेटा, पूछा क्या था, आई, तो कॉस को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। क्या बात ओके है। अब ये फॉर्मूला अच्छे से मैथ्स लगा के सीख लो, जरूरी नहीं है वो हर बार साइन 2i आए, तो साइन 2i होता है 2 साइन आई कॉस आई। अब इसको क्या मैथ से वो देखिए, यहां 2i है तो पता है यहां क्या हो गया, i, तभी इसको बोलते हैं बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। एक रटना अलग होता है, एक समझना।
साइन 2i, यहां 2i था, क्या हो गया i। कल को यहां 2r होगा तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 साइन r। अगला तो और बढ़िया है, अगर साइन a हो जाए तो मजा आएगा, 2 साइन a/2 cos a। बात को समझिए, ये तो क्या किताबों में सबको याद होता है, ये लगाना आ जाएगा कभी कभार, तो आपको समझ में आनी चाहिए बात कि एंगल को क्या करना होता है, आधा, 2i का i, 2r का r। तो अगर a होगा तो a/2, कल को अगर r होगा तो 2 साइन r/2 cos r/2। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है, ये एंगल है। लिख लीजिए, रटना और समझने में अंतर है भाई, समझा हुआ होना चाहिए कि जो भी एंगल होता है उसका आधा कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। बोलिए आगे बढ़ें क्या, एक बार पन्ने पलट लो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज इंट्रोडक्शन था, ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, आज सिर्फ ये सीखा कि भैया साल भर फिजिक्स ना थोड़ी सी अलग अप्रोच से पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो क्या हो जाए मज़ा नहीं आएगा। वैसे ही पढ़ा जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा तो मज़ा नहीं है, आपको थोड़ा सा जेई के क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, जेई मेन के क्वेश्चन भी लगाने चाहिए। कल एक सेशन लिया था मैंने 2-2.5 घंटे, केवल किसके क्वेश्चन कराए, जेई मेन के क्वेश्चन कराए। उन बच्चों को जो हमसे पढ़ चुके हैं, जिनका ऑप्टिक्स हो चुका है, आपको भी कराएंगे। सिर्फ इसलिए डीपीपी मॉड्यूल ये तो सब पढ़ना ही है, पर जैसा पेपर आया है उस पेपर के हिसाब से भी हमें एफर्ट लगाने आने चाहिए। फिजिक्स यही रहेगी, लॉ यही रहेंगे, लॉ नहीं बदलेंगे। लास्ट ईयर की कॉपी में भी स्नेल लॉ यही था, लॉ नहीं बदलेगा। आपको क्या बदलनी है, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, उसको बहुत इंप्रूव करना है। सही बात है, जल्दी से रिवाइज करते हैं। रिफ्रैक्शन, व्हेनेवर लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो क्या बताता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। इसको मेजर कौन करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर्मूला बोलिए, म्यू बराबर C/V। क्या बात ओके है। वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। डेंसर और रेरर, ये क्या होता है, डेंसर मतलब जिसका म्यू ज्यादा, रेरर मतलब जिसका म्यू कम। ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है, मास डेंसिटी अलग होती है। 2025 का क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में कोई रिलेशन, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना है वो हमेशा कहाँ आएगा, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, वाटर नीचे आएगा। विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास नीचे आएगा। डेंसर मीडियम में जाने पर स्पीड कम होती है या ज्यादा, कम। डेंसर मतलब म्यू ज्यादा, अगर म्यू ज्यादा है तो स्पीड कम होगी। क्या ये बात ओके है। फिर 2 लॉ पढ़े, पहला इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ज्यादा कोई काम का नहीं है। दूसरा बढ़िया है स्नेल लॉ, उसका स्टाइल याद होना चाहिए, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। क्या बात ओके है क्या। अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे पढ़ेंगे, होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। आज कोई होमवर्क नहीं है, आज केवल 10th क्लास का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक बात है। अभी आपका 10 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट आप आराम से कैंटीन कुछ खाना पीना हो, ब्रेकफास्ट लेके आए हो वो कर लीजिए, फिर अगली क्लास शुरू होगी 10 मिनट बाद, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये वाली आप इसको क्लास को लॉग आउट कर दें, वापस एक नई मीटिंग आईडी आएगी 10 मिनट बाद, उसे आपको ज्वाइन करना है और आपकी सेकंड क्लास शुरू हो जाएगी। एक बार मुझे जल्दी से बता दें, क्या ऑडियो वीडियो सब क्लियर था, बोर्ड साफ दिखाई दे रहा था, आवाज साफ आ रही थी।
एक बार थम्स अप कर दें, एवरीथिंग इज ओके। श्वेता, काफी बच्चों के रोल नंबर आ रहे हैं, ये सब बच्चे अपने नाम से अगर ज्वाइन करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। चलिए चलिए एक बार जल्दी से थम्स अप कर दें, ऑल ओके। प्रांजल, मंटू कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। हर्षिता, ठीक है, काफी बच्चे लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सोनू कुमार, निंदा, अनुराग, अभिषेक, अंकित गुर्जर, आलोक, अनुभव, प्रीति, रचिता, राशि और काफी बच्चों के रोल नंबर हैं। श्वेता, चलिए ठीक है। तो अभी आपको ये मीटिंग एग्जिट कर देनी है, ये पूरा हो चुका है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपके पास ऐप पर आ जाएगा। चलिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉग आउट करनी है ना मीटिंग? नहीं करनी? नहीं, बच्चे करेंगे ना? अच्छा ठीक है, तो क्या इंस्ट्रक्शन क्या देना है? ये वाला लिंक अभी डीएक्टिवेट हो जाएगा और एक नया लिंक मिलेगा, सेम लिंक वापस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, एक बार हाथ हिला दो सब कैमरे में, वेरी गुड। चलो, हाँ नंबर सेव करना है। अच्छा, जितने अपने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो एक नंबर सेव कर लें, ताकि आपको टाइम टेबल आएगा। ये तभी आएगा जब आपके पास ये नंबर सेव होगा। ये कहलाता है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, इसमें सभी बच्चे जोड़ दिए जाएंगे, आपका टाइम टेबल सारी जानकारी इसी पे आएगी। ठीक बात है। और तो नंबर है 9257043593। ये आप ज्वाइन करिए इसको, सर्वम एकेडमिक्स हेल्पलाइन। ठीक है, आपको रोज का टाइम टेबल इसी ग्रुप में आपको मिलेगा, पर वो टाइम टेबल तभी मिलेगा जब आप इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करेंगे, तभी वो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज आपके पास आएगा। ठीक बात है, ये आप नंबर ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला। हाँ हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चों जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना, इनको भी, अच्छा ऑफलाइन वालों को भी ऐप है? अरे वाह, इनको ऐप क्यों दे दिया यार? ऑफलाइन वाले बच्चों के पास भी ऐप है। ठीक है, आप क्या करें, इस अभी यहाँ पर एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप क्या कर लेना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पर भी आपको टाइम टेबल दिखाई देगा, सही बात है, लेक्चर भी रिकॉर्डेड दिखाई देंगे सारे के सारे। और कुछ पूछना है किसी को? नहीं नहीं, इस लिंक से करना है डाउनलोड, ये लिंक अभी भेज देंगे, उस लिंक से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको रेगुलर टाइम टेबल भी ऐप पे दिखाई देगा। और किसी के पास छोटा मोबाइल है सर, वो क्या करे, तो आपने सारे बड़े वाले मोबाइल की बता दी, आप चिंता नहीं करें, आपके लिए नोटिस बोर्ड पर टाइम टेबल लगा ही जाएगा। तो आज आपको जितनी करनी घर जाके कि बड़ा मोबाइल दिलाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। ये तो देखो टेक्नोलॉजी है, इसका अपन को फायदा उठाना है। पर जिनके पास छोटा मोबाइल है वो भी परेशान नहीं हो, उनके लिए सबसे देसी जुगाड़ क्या है, नोटिस बोर्ड। वहां पे तो सारा टाइम टेबल आपको दिखाई देगा। सही बात है। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।